नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है, में आप सभी लोग अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। तो विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का ये सिद्धांत मस्तिष्काभिमुखी यानी कि सेफलोकैडुअल सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है, अर्थात पहले 2 महीनों में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण में बाल्यावस्था का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डॉट डॉट सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक कारक विद्यालय परिवार हो जाएगा और सेकेंडरी यानी कि द्वितीय कारक विद्यालय हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चौमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका का निर्वहन करता है, जिससे बालक के ज्ञान का सक्रिय अधिगमकर्ता बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो वो उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, असंतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना प्रारंभ कर देते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन में संवेदीगामक है, सेकंड ऑप्शन में पूर्व सकारात्मक है, थर्ड ऑप्शन में मूर्त सकारात्मक है और फोर्थ ऑप्शन में औपचारिक सकारात्मक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, संवेदीगामक। सबसे पहले यहाँ पे समझने यह जरूरी है कि वस्तु स्थायित्व है क्या। वस्तु स्थायित्व उसे कहते हैं जब आप बालक के सामने कोई भी सामान दिखा देते हैं, चाहे वो कोई खिलौना हुआ या जैसे गेंद हुआ, आप उसको दिखाते हैं फिर उसको छुपा लेते हैं। बालक की निगाह में वो उसकी प्रतिबिंब बनी रहती है, आप छुपा लेते हैं, उसके बावजूद भी बालक उसको ढूंढता रहता है, उसी को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समन्वित करती है? समन्वित करने का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना, इसको इंग्लिश में प्रमोट करना बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख के आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहभागी अधिगम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वो विधि है जो अधिगम को
सम्मिलित यानी कि प्रमोट करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता का समायोजित करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बाल केंद्रित शिक्षा की किसकी अनुशंसा करती है? यानी कि आपको ये बताना बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। तो आप बताइए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना। बाल केंद्रित शिक्षा ये बताती है कि सभी बच्चों में ग्रोथ रेट अलग अलग होता है, यानी कि सभी बच्चे के समझने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। वही कहने का मतलब है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना, यानी कि आपकी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे के सीखने की भिन्नता यानी कि रेट अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताएं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तित्व यानी कि ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है और इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, के सभी बच्चे एक समान स्तर के होते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। थर्ड ऑप्शन, जन्म से ही स्थिर है और इस परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन, कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज या सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित संबित प्रवेश में सृजन पर बल देता है। तर्क है, भाषा विकास में विद्यालय के प्रवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा पूरी तरह से जैविकीय प्रयोक्ता पर निर्भर होता है। आप बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज या सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित या संबित प्रवेश के सृजन पर बल देता है। ये कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के प्रवेश में कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास में पूरी तरह जैविकीय परिपक्वता का निर्भर होता है। यह तर्क गलत है क्योंकि भाषा के विद्यालय के प्रवेश की भूमिका होती है तथा विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था है, इसलिए ये सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। क्या बढ़ावा देते हैं? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़वादिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए? किस प्रकार से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए? कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या लेबलिंग व पृथक्करण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, इसीलिए हम आकलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समचुन यानी कि प्रमोट करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे?
तो क्या करना चाहेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विद्यार्थियों के सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, अब बताइए कि विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। क्या हो जाएगा, सोशियल यानी कि सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा है जो सुनने में उसको दुविधा हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप में प्रयोग करेंगे। आप जब भी किसी प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे व्याख्यान मिले वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन है अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं कि इसको ऐसा किया जाए। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दिशात्मक प्रस्तुतिकरण में साथ क्या हो, पूरित हो, यानी कि उसको कॉपरेट करें। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दिशात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही समान बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, अतः दिशात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में अक्षम होने के कारण उन्हें समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। किस तरह की संभावना है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो समस्या समाधान खोजने के लिए प्रयास करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर डिफिकल्टी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डिफिसिट हाइपर क्वालिटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्रायः बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रहता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं बिना सोचे समझे जल्दबाजी से काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अतिसक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति या ध्यान में कमी, ये सभी इसके ADHD के हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सभी लक्षण हैं। किसके, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। ADHD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये से क्या हो जाएगा अटेंशन, डी से क्या हो जाएगा डेफिसिट, एस से क्या हो जाएगा हाइपर एक्टिविटी, और डी से क्या हो जाएगा डिसऑर्डर। यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से इससे ज्ञान सृजन करना चाहिए। क्या हो जाएगा इसमें, बताइए आप सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये आर
और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ये की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण अधिगम में निम्न से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? किसको नहीं देती है? सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। तो सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, कौन सा हो जाएगा? व्यवहार अनुकूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विद्यार्थियों किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इंक्वायरी और डिस्कवरी, यानी कि जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण विधि में छात्र सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा जो विद्यार्थियों के समस्या समाधान में के कौशल में बाधक बनता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, फंक्शनल फिक्सडनेस, यानी कि प्रकारात्मक स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे डिस्कस चर्चा करें तो विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? कौन सा? यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज, यानी नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। समस्या अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकसित करेगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असहायता का सीखा हुआ भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। यहाँ पे इसलिए ये गलत हो रहा क्योंकि यहाँ पे निष्क्रिय लगा दिया गया है। अगर किसी भी आंसर में निष्क्रिय लग गया तो वो चाहे जितना ही अच्छा सुटेबल आंसर होगा, लेकिन वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बालक को हमेशा सक्रिय रखना है, एक्टिव रखना है, ना कि पैसिव रखना है। सेकंड ऑप्शन में क्या था? उसके पूर्व ज्ञान से संबंध था, जोड़ेंगे, हाँ उसके प्रीवियस नॉलेज को ऐड किया जाता है। थर्ड ऑप्शन में क्या है? ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, ये भी बढ़िया ऑप्शन है, ये भी सही है। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये गलत है और जो गलत है वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? ये व्यक्तिगत कारक की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता। फ्रेंड्स, आप सभी इस तरह का वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छा अच्छा कमेंट करिए। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा करने की प्रयास करते हैं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।